हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 मनी वाले चैप्टर को वन शॉट रिवाइज करके कंप्लीट करेंगे। हालांकि अगर हम शेड्यूल और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखें तो आज हमें चैप्टर नंबर 4 नेशनल इनकम करना चाहिए था, लेकिन हम आज चैप्टर नंबर 5 पहले रिवाइज कर रहे हैं। रीजन ये है कि चैप्टर नंबर 4 एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसको मैं अलग से तुम्हें रिवाइज करवाऊंगा मेथड वाइज विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम उसका वीडियो बाद में अपलोड करेंगे। अभी तक हमारा चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी वन शॉट में हो चुका है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 को मनी को रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैंकिंग को रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फटाफट से। मनी वन शॉट में कंप्लीट करेंगे पूरे चैप्टर को। ध्यान से पूरा चैप्टर को सुनना है जिससे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद तुम बुक से या नोट्स को पढ़ोगे नहीं। तुम्हारा काम होगा उसके बाद नोट्स को याद करना, मतलब उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना, कुछ डेफिनेशंस को याद करना, कोई डिफरेंस बिटवीन को याद करना, अगर कहीं पर ग्राफ है तो उस ग्राफ को याद करना। ये सारा काम तुम्हारा होगा। साथ ही साथ में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, जिसका वीडियो में एंड ऑफ द सिलेबस में अपलोड करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और कौन कौन सा क्वेश्चन, मतलब जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन होता है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन होता है, उसका टॉपिक में एंड ऑफ द सिलेबस में अपलोड करूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। मनी चैप्टर नंबर 5 मनी। ठीक है, अब देखो मनी चैप्टर तो है, शुरू करेंगे। मनी आया कहां से? मनी का मतलब क्या होता है? मनी का मतलब वो सारा चीज जिससे हम लोग कोई सामान खरीद सकते हैं। जैसे तुम्हारे पॉकेट में जितना भी पैसा है वो एक प्रकार से देखें तो मनी है। क्या बैंक में जो पैसा है वो भी मनी है? हाँ, शायद हो सकता है वो भी मनी। वो तो पता चलेगा जब हम लोग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बहुत साल पहले ये मनी नाम का कॉन्सेप्ट था नहीं। उस टाइम भी लोग सामान खरीदना बेचने का काम करते थे, लेकिन उस टाइम क्या होता था कि लोग एक सामान के बदले में दूसरा सामान एक्सचेंज करते थे, क्योंकि वहां पर उस टाइम पे मनी का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं था। मतलब इन्वॉल्वमेंट क्या, मनी था ही नहीं। जब मनी नहीं था तो कोई किसी को कोई सामान खरीदना है तो उसका मेन एक ही तरीका था, एक्सचेंज करना, जिसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, पहले चलता था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, C2C इकोनॉमी। कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, इसका मतलब एक कॉमोडिटी के बदले में हम दूसरा कॉमोडिटी देंगे। इसमें मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। डेफिनेशन में बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी और CC इकोनॉमी। CC इकोनॉमी का मतलब है कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। अब यहां पर चार प्रकार का मेनली प्रॉब्लम्स आ जाता था। क्या क्या प्रॉब्लम्स था? सबसे पहला प्रॉब्लम था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब जब हम लोग आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता था कि मेरे पास जो सामान है वो सामने वाले को नहीं चाहिए, या फिर सामने वाले के पास जो सामान है वो मुझे नहीं चाहिए। मतलब हमेशा ऐसा होता था कि मुझे, मान लो मिस्टर ए और बी है, जैसे यहां पर एग्जांपल देखो, डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में देखो क्या लिखा हुआ है। एक लड़की है जो एप्पल ऑफर कर रही है और उधर एक लड़का है जो कि किसको लेकर आया है, भैंस या गाय जो भी है उसको लेकर आया है। तो ये लोग, मतलब इसका मतलब शो करने का मतलब है मिल्क के बदले में एप्पल्स, ये एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन वो सामने वाला अपने सर पर हाथ रखा है, क्यों? उसको एप्पल चाहिए ही नहीं था। हो सकता है लड़की को मिल्क चाहिए, ठीक है, उसको एक कॉमोडिटी चाहिए, लेकिन दूसरे वाले को, लड़की के पास जो कॉमोडिटी है वो नहीं चाहिए। तो फिर एक्सचेंज होगा कैसे? तो एक्सचेंज हो पाना वहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो ऐसा एक परफेक्ट इंसान को फाइंड आउट करना कि उसके पास वो सामान है जो मुझे चाहिए और मेरे पास जो सामान है उसे चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इकोनॉमी के अंदर में, जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसका मतलब कि दोनों को एक दूसरे का सामान चाहिए, ऐसा कोइंसिडेंट हो पाना बहुत ही मुश्किल होता था। ठीक है, इसके बाद ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ही, साथ ही साथ में प्रॉब्लम नंबर 2 था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू में जब मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, हम कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज कर रहे थे, तो उसमें मेजर कैसे करें? कितना एप्पल्स के बदले में कितना लीटर मिल्क मिलेगा, या कितने मिल्क के बदले में कितना एप्पल्स मिलेगा, ये आपस में ये मेजरमेंट कर पाना प्रॉब्लम है। मनी होने से क्या हुआ कि एप्पल का जो प्राइस है, मिल्क का जो प्राइस है, आपस में एक्सचेंज कर लो, बात खत्म। वहां पर मेजर हो सकता है वैल्यू, लेकिन जब हम कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस केस में मेजर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हमेशा याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में
पॉइंट्स जो होगा, हेडिंग जो होगा, वो हमेशा बुक का ही हेडिंग होना चाहिए। तुम अपने मन से कुछ भी हेडिंग एग्जाम में लिखकर नहीं आ सकते। अगर तुम्हें लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज पूछा गया एग्जाम में, तो बुक में जो 4 हेडिंग दिया हुआ है वो एग्जैक्टली वही 4 हेडिंग तुम्हें लिख कर आना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? जब तुम लर्न करोगे, तुम बार बार पढ़ोगे और हेडिंग को लर्न करके जाओगे, तब होगा। हाँ, अंदर का कंटेंट जो है वो तुम अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मन से तुम कुछ भी लिख दो, अपने मन से कुछ भी बनाकर लिख दिए, वो काम नहीं चलेगा। मन से बनाकर लिखो, लेकिन रिलेटेबल लिखो, जो बुक में दिया हुआ है उसी टाइप का कुछ लिखो। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुक को 2 बार 3 बार रीड करना पड़ेगा, तब जाकर वो वर्ड्स जो है तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा और तुम्हें पता चलेगा एग्जाम में कि किस टाइप से लिखना है। और स्पेसिफिकली बहुत सारे लोगों का इंग्लिश राइटिंग बहुत खराब होता है, तो जिसका इंग्लिश राइटिंग खराब है वो स्टार्टिंग से ध्यान रखे कि वो कुछ कुछ पॉइंट्स को लर्न कर ले। अपने इंग्लिश के साथ ज्यादा खिलवाड़ मत करो, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। भले तुम्हें आता हो सब कुछ, लेकिन तुम लिखोगे उससे पता चल जाएगा तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो इससे बेटर है कि कुछ लैंग्वेजेस, कुछ वर्ड्स, कुछ पैराग्राफ्स को तुम लर्न करो या बार बार उसे पढ़ो, ताकि एग्जाम में तुम अपने हिसाब से उसे थोड़ा बनाकर लिख सको। इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब है तो और कोई ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश सुधारने में बहुत टाइम लगेगा, उससे पहले तुम बूढ़े हो जाओ। बूढ़े तो नहीं, मतलब 2 4 5 साल निकल जाएगा। तो इसी वजह से तुम्हें पॉइंट्स को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और इंग्लिश अगर तुम्हारा बहुत अच्छा है तो तुम एक काम कर सकते हो, सिर्फ हेडिंग को लर्न करो। हेडिंग लर्न करना कॉमन है सभी के लिए, हेडिंग को लर्न करो, अंदर का जो पार्ट है वो तुम अपने हिसाब से एग्जाम में लिख कर आओ, फुल मार्क्स मिलेगा, ये श्योर है। बस कंडीशन ये, इंग्लिश राइटिंग तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, जो तुम सोच रहे हो पेपर में वही लिख पाओ। जनरली ऐसा नहीं होता, हम सोचते कुछ है, लिखते कुछ ऐसा है जिसका मतलब कुछ और निकल जाता है, तो ये प्रॉब्लम होता है, इस वजह से मार्क्स नहीं मिलता एग्जाम में, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 2 भी लिख लोगे, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सिर्फ पॉइंट नंबर 3 से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर और 3 छोटा छोटा पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 3 एक बड़े क्वेश्चन का हिस्सा भी है, जहां पर लिमिटेशंस आ गया तो उसमें तो लिखना ही पड़ेगा। सिर्फ पॉइंट नंबर 3 के ऊपर एक और कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो ये पॉइंट इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अब क्या होता है, जब मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है तब हम लोग फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, मतलब उधार में सामान खरीद सकते हैं, और जब उधार में हम सामान खरीद सकते हैं तो उससे ट्रांजैक्शंस बहुत इजी हो जाता है और बहुत फास्ट हो जाता है, या फिर बहुत वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन होता है। जब सामान उधार में मिलना बंद हो जाता है तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कम हो जाता है और तुम्हारा ट्रांजैक्शंस का स्पीड भी स्लो हो जाता है, बहुत प्रकार का प्रॉब्लम और आने लगता है। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या होता है, जब मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मान लो हम कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी में, तो उस केस में डेफर्ड पेमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम आज प्रॉमिस तो कर लिए, मैं तुमसे एप्पल ले लिया और प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें 1 महीने के बाद मिल्क दूंगा या तुम्हें एप्पल रिटर्न करूंगा। तो बताओ, क्या मैं 1 महीने बाद जो एप्पल तुम्हें रिटर्न करूंगा वो सेम क्वालिटी, सेम साइज, सेम टेस्ट सब कुछ ला पाऊंगा मैं? पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा प्रॉब्लम होता है। क्या क्या? बेसिकली 3 प्रकार का प्रॉब्लम होता है। पहला प्रॉब्लम है, द बोरोवर मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी, मैं सेम क्वालिटी का गुड्स बाद में शायद अरेंज ना कर पाऊं, मुझे डिफरेंट क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का, खराब क्वालिटी का, क्वांटिटी शायद मैच ना करे, इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कॉमोडिटी इज टू बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट, 1 महीने बाद जब मैं रीपेमेंट करूंगा तो कौन से कॉमोडिटी के अकॉर्डिंग मैं उसे रीपेमेंट करूंगा। द कॉमोडिटी मे गेन और लूज द वैल्यू, हो सकता है 1 महीने बाद एप्पल का वैल्यू मार्केट में कम हो जाए, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, सेल नहीं हो रहा है, मार्केट में एप्पल का वैल्यू बहुत कम हो गया। तो क्या सामने वाला मेरे से, मैं लिया था उससे एक ऐसे टाइम पर जब एप्पल का वैल्यू बहुत ज्यादा था, और रिटर्न कर रहा हूं एक ऐसे टाइम पर जब एप्पल का वैल्यू बहुत कम है, तो क्या सामने वाले एग्री करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो ये 3 प्रकार का मेन प्रॉब्लम होता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के अंदर में, ठीक है। चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 4 में, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब हम फ्यूचर के लिए सेविंग्स नहीं कर सकते। कॉमोडिटी को कितना सेव करके रखोगे? कॉमोडिटी पेरिशेबल होता है, खराब होने का डर है, और भी बहुत प्रकार का स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, जगह लगेगा हमें रखने के लिए, इस प्रकार का बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो हम फ्यूचर, जैसे मनी को हम फ्यूचर के लिए सेविंग्स करके रख सकते हैं, वैसे हम कॉमोडिटी को फ्यूचर के लिए सेविंग्स करके नहीं रख सकते, बिकॉज दे आर पेरिशेबल एंड दे रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस, ठीक है। चलो पॉइंट नेक्स्ट आता है, डेफिनेशन ऑफ मनी। अब ये मनी क्या होता है? जब 4 प्रकार का प्रॉब्लम था बार्टर एक्सचेंज में, चारों प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेगा हम उसे मनी बोलेंगे, क्योंकि बार्टर एक्सचेंज चल रहा था आराम से,
लेकिन 4 प्रकार का प्रॉब्लम था उसमें, तो मनी आया और चारों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जब वो चारों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो उसका डेफिनेशन ही वही रख दिया गया। देखो कैसे, डेफिनेशन को पढ़ते हैं। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। देखो चारों पॉइंट, वही 4 पॉइंट जो प्रॉब्लम में था अब उसी का सॉल्यूशन बन गया। इस वजह से मनी का डेफिनेशन ही बना दिया गया चारों पॉइंट को मिक्स करके। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलते हैं आगे। याद रखना हम वन शॉट में रिवाइज कर रहे हैं। नॉर्मली अगर हम मनी चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें 2 से 3 क्लास लगता है, ठीक है। हम पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट को अंदर अंदर जाकर पूरा अच्छे तरीके से समझते हैं एग्जांपल्स लेकर। लेकिन वन शॉट वीडियो बन रहा है, एग्जाम पर्पस के लिए वीडियो बन रहा है, रिवीजन के लिए वीडियो बन रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि हम अंदर अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मनी सप्लाई नेक्स्ट आता है पॉइंट, मनी सप्लाई। फटाफट से देखना मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई का मतलब होता है टोटल कितना मनी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है। जितना मनी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सर्कुलेट हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे मनी सप्लाई, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन अ इकोनॉमी। देखना कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बोला है। हम याद करो चैप्टर नंबर 1 में 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट होता था एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरमेंट, और फ्लो कॉन्सेप्ट होता था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजरमेंट। तो पॉइंट ऑफ टाइम बोला है मतलब ये क्यों, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। फीचर ऑफ मनी सप्लाई, सबसे पहला फीचर, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। अब ये पब्लिक कौन होता है, पब्लिक का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक का मतलब होता है द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज मनी यूजिंग सेक्टर, जो जो मनी को यूज कर रहा है। मनी को कौन कौन यूज कर रहा है, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स। तो पब्लिक के अंदर कौन कौन आ जाता है, इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म्स, ठीक है। कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा, गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, ये दोनों इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। क्यों नहीं किए जाएंगे, बिकॉज दे आर मनी क्रिएटिंग सेक्टर नॉट मनी यूजिंग सेक्टर। हालांकि वो लोग भी यूज करते हैं मनी को, लेकिन बेसिक काम उनका है वो लोग मनी सप्लाई को क्रिएट करते हैं और वो लोग मनी सप्लाई को यूज नहीं करते हैं। तो इस वजह से हम लोग जब भी पब्लिक वर्ड पढ़ेंगे, पब्लिक का मतलब तुम समझ जाना हम किसके बारे में बोल रहे हैं, इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म्स के बारे में बोल रहे हैं। क्लियर है बात। चलते हैं आगे। इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट, 4 प्रकार का मनी सप्लाई होता है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे। देखो कब आया, कैसे आया, ये सारे पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। मेजर ऑफ मनी सप्लाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से सुनना पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। टिल 1967-68 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यूज्ड ओनली अ नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई, बट 1977 से 4 प्रकार का मनी सप्लाई को यूज करना हम लोग शुरू कर दिए। क्या क्या था 4 प्रकार, M1, M2, ये रहा लिखा हुआ है, मैं जबरदस्ती दोबारा लिख रहा हूं, M1, M2, M3 एंड M4। 4 प्रकार का मनी सप्लाई होता है। सबसे पहले चलते हैं M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई में। फिर से बता रहा हूं, मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और पूरा डिटेल में आखिरी तक सुनना। आखिरी में हम और बहुत सारा चीज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 क्या होता है, M1 होता है नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब इसके अंदर क्या आता है, दिट इज द फर्स्ट एंड बेसिक सब मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी। नाम याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन मनी, और बच्चे क्या लिख कर आए थे पता है, द मनी फ्रॉम विच वी कैन डू ट्रांजैक्शन इजीली इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन मनी। सोच कर देखो, ये 12th क्लास के बच्चे, सीबीएसई के अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे ये लिख कर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं ट्रांजैक्शन मनी किसे बोलते हैं। ट्रांजैक्शन मनी पूछा, इसका मतलब क्या पूछा है तुम्हें एग्जाम में, M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई के बारे में पूछा है। लिख दो M1 मेजर को। M1 मेजर के अंदर क्या क्या आता है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। 3 कंपोनेंट आता है, तीनों कंपोनेंट को लिख दो, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दो। अगर ज्यादा 3 मार्क्स का है तो तीनों पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, अगर 3 मार्क का नहीं है तो बस तीनों पॉइंट के बारे में फॉर्मूला लिख दो, बस मोर देन सफिशिएंट है इतना, ठीक है। तो तुम्हें ऑल्टरनेटिव नाम हमेशा याद रखना है। जनरली क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव नाम से लेकर आता है, क्योंकि उसको भी पता है सीबीएसई को कि हेडिंग वाला नाम तो तुम याद करोगे ही करोगे। कोई भी बच्चा हेडिंग वाला नाम तो याद कर ही लेगा, लेकिन उसे यह पता है कि ये वाला नाम अक्सर लोग छोड़ देते हैं, जो दूसरा नाम होता है वो अक्सर लोग छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हें हमेशा दूसरा वाला नाम से जनरली देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब
इसके अंदर M1 के अंदर 3 कंपोनेंट है। क्या क्या 3 कंपोनेंट है? फर्स्ट कंपोनेंट है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, कंपोनेंट नंबर 1। फिर आया डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, कंपोनेंट नंबर 2। और तीसरा आया अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, कंपोनेंट नंबर 3। तीनों कंपोनेंट को डिटेल में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखना, सबसे पहले करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। मैं इस पॉइंट पे भी आऊंगा, ऊपर जो छोड़ा हूं मैं, स्किप किया हूं, मैं फिर से आऊंगा उस पॉइंट पे। पहले देखो तीनों कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। अब ये करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब जस्ट अभी बताया था, कौन कौन होता है पब्लिक के अंदर में, अभी जस्ट 2 मिनट पहले हम लोग डिस्कस किए थे। पब्लिक का मतलब होता है इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स। तो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक का मतलब क्या हुआ? जितना भी पैसा बिजनेसमैन और इंडिविजुअल्स के पास में है उसको हम लोग बोलेंगे करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, ठीक है। अब इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। रिमेंबर, ओनली करेंसी हेल्ड विद गवर्नमेंट एंड बैंक इज नॉट टू बी इंक्लूडेड बिकॉज दे आर नॉट पब्लिक। क्यों गवर्नमेंट और बैंक का पैसा हम इंक्लूड नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पब्लिक का पैसा लेना है, और पब्लिक में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल एंड बिजनेस फॉर्म्स आते हैं। गवर्नमेंट एक्सक्लूडेड है, बैंक्स एक्सक्लूडेड है, इस वजह से हम दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। करेंसी मनी, यहां पर देखो एक छोटा सा डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फेथ मनी। फेथ मनी का मतलब भरोसे वाला पैसा, ठीक है। भरोसे वाला पैसे का मतलब होता है, जब भी तुम करेंसी नोट देखोगे वहां पर हमें कुछ इस तरीके से लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ दिस 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 ऑन दिस दिस दिस। मतलब जो इतने रुपए का नोट होगा, 2000 है तो 2000 होगा, 100 है तो 100 होगा, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो आरबीआई का गवर्नर है, उस टाइम पे उर्जित पटेल जी थे जब ये नोट छपा था, जिसका फोटो तुम्हें दिया गया है, वो टाइम की बात है। तो जो भी आरबीआई का गवर्नर होता है वो जनरली प्रॉमिस करता है, क्योंकि उसने करेंसी नोट प्रिंट किया है। अब ये करेंसी नोट का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होता, इसके अंदर जो ये प्रॉमिस लिखा गया है, ये प्रॉमिस का वैल्यू होता है। इस प्रॉमिस का वैल्यू है 2000 रुपीज, ये नोट का वैल्यू 2000 नहीं है, ये प्रॉमिस का वैल्यू है 2000 रुपीज। तो ये प्रॉमिस जेन्युइन है बोलकर कैसे पता चलेगा? इस वजह से इसे करेंसी नोट में बनाया गया, वरना कोई भी लिख देगा एक पेपर में और उर्जित पटेल का साइन मार देगा, बात खत्म। तो इसको जेन्युइन बनाने के लिए इसे करेंसी नोट का फॉर्म दिया गया ताकि कोई कॉपी पेस्ट ना कर सके, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो वैल्यू है ये प्रॉमिस का। अब डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ? डीमोनेटाइजेशन के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया पब्लिक में, अनाउंस कर दिया माइक लेकर कि हम हमारा प्रॉमिस तोड़ते हैं। तो उसी टाइम अचानक से 500 रुपए और 1000 रुपए का करेंसी का वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया, बिकॉज करेंसी नोट का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं था, उसके अंदर जो प्रॉमिस लिखा हुआ था उसका वैल्यू था। और जैसे ही गवर्नमेंट अनाउंस किया कि हम हमारे प्रॉमिस हम हमारा प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेंगे, अगर तुम्हें प्रॉमिस फुलफिल करवाना है तो जो करेंसी नोट तुम्हारे पास है वो बैंक में लाकर डिपॉजिट करो, उसके बदले में नया प्रॉमिस लेकर जाओ, पुराना प्रॉमिस रिटर्न करो और नया प्रॉमिस लेकर जाओ, हम ये कर सकते हैं तुम्हारे लिए। इस वजह से 500 और 1000 रुपए का डिमोनेटाइजेशन में वैल्यू जीरो हो गया था, बिकॉज उस प्रॉमिस को तोड़ दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। बात समझ में आया क्या हो रहा है? तो फेथ मनी का मतलब होता है करेंसी जिसके ऊपर लोगों का भरोसा है। अब भरोसा कब आएगा? जब उसमें प्रॉमिस होगा, तो इस प्रॉमिस का वैल्यू होता है, इस वजह से उसे हम लोग फेथ मनी बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन देखते हैं फटाफट से, क्योंकि एग्जाम्स में आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय फेथ मनी? Faith money is defined as the money which is under the faith or order from the government to act as money. That is, under law, it must be accepted for all debts. ठीक है? It is also termed as legal tender money. इसका एक और नाम है legal tender money. मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट नाम में लिखा हुआ है, जब हम डिमांड करेंगे हमें रिटर्न मिल जाएगा। हम पैसा कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक देखो, बैंक 2 प्रकार का होता है, एक होता है कमर्शियल बैंक, दूसरा होता है सेविंग बैंक। अभी फिलहाल सिर्फ एक ही सेविंग बैंक है जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। बाकी जितने भी बैंक्स है वो सभी कमर्शियल बैंक है। तो बात किसका हो रहा है? कमर्शियल बैंक का बात हो रहा है, मतलब पोस्ट ऑफिस को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। तो कमर्शियल बैंक में जितना भी डिमांड डिपॉजिट्स है, लोग आते हैं पैसा डिपॉजिट करते हैं, लेकिन बहुत सारा पैसा डिपॉजिट्स डिमांड डिपॉजिट नहीं होता, टाइम डिपॉजिट हो रहा है। टाइम डिपॉजिट मतलब तुम ऐसे मन से कभी भी जाकर पैसा रिटर्न नहीं मांग सकते, अगर तुम मांगने जाओगे तो बैंक वाला तुम्हें मना कर सकता है। ये कब होता है? ये टाइम
डिपॉजिट के केस में होता है। तुम्हें क्या, मान लो तुम 3 साल का फिक्स डिपॉजिट किए, तो ऐसे तुम कभी भी बैंक में मुंह उठाकर चले जाओगे और मांग लोगे अपना पैसा और बैंक वाला तुम्हें रिटर्न कर देगा? ऐसा नहीं होता। बैंक तुम्हें क्या बोलेगा, अभी घर जा, 3 साल बाद जब तेरा फिक्स डिपॉजिट पूरा हो जाएगा उस दिन आना मेरे पास और पैसा लेकर जाना। तो इस प्रकार के डिपॉजिट को हम लोग टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जाकर मैच्योर होता है और उसके पहले तुम अपने मन से पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन कुछ डिपॉजिट्स ऐसा होता है जो कि तुम अपने मन से कभी भी बैंक में जाकर निकाल सकते हो। अब ये कभी भी का मतलब ये नहीं कि तुम रात को 12 बजे पहुंच गए और वो बैंक मैनेजर सोया था अपने घर में आराम से, उसको उठाकर ले आए, चल मेरा पैसा निकाल। ऐसा नहीं होता। वर्किंग आवर्स होना चाहिए, वर्किंग डे होना चाहिए, नॉर्मल बिजनेस आवर्स होना चाहिए, बैंक ओपन होना चाहिए, बैंक हॉलिडे नहीं होना चाहिए। तुम आराम से बैंक में जाओ, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जितना भी डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के पास, वो सारा हम लोग M1 मेजर के अंदर में इंक्लूड कर लेंगे। अब इसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज इंक्लूड नहीं होता, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कभी कभार क्या होता है, एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में डिपॉजिटेड होता है। मतलब मान लो ये SBI है, ये अपना एक्सेस कैश ICICI बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो ये जो डिपॉजिट है दिस इज इंटर बैंक डिपॉजिट। ये पब्लिक का पैसा नहीं है, ये आपस में बैंक वाले डिपॉजिट खेल रहे हैं। ये इधर डिपॉजिट कर रहा है, ICICI वाला एक्सिस में डिपॉजिट कर रहा है, एक्सिस वाला PNB में डिपॉजिट कर रहा है, PNB वाला कहीं और डिपॉजिट कर रहा है। तो ये आपस में जो डिपॉजिट खेल रहे हैं, इसको हम लोग कैंसल आउट कर देंगे और ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट को हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि नेट डिमांड डिपॉजिट पब्लिक का पैसा है और हमें किसका पैसा काउंट करना है, पब्लिक का पैसा काउंट करना है। क्लियर है मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट? चलते हैं आगे। ठीक है, मेरे हिसाब से जो लिखा है तुम आराम से रीड कर सकते हो, आराम से उसे पढ़ सकते हो। मैं चलता हूं पॉइंट नंबर 3 में, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब ये अदर डिपॉजिट्स विद RBI क्या होता है, ये बस एक्स्ट्रा ऐसे कोई भी छोटा मोटा डिपॉजिट आ गया RBI के पास तो उसे हम लोग अदर डिपॉजिट्स में ले लेते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। अदर डिपॉजिट का मतलब जो बचा कुचा डिपॉजिट है वो सब अदर डिपॉजिट्स के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू करने से पहले ऊपर एक लाइन में स्किप कर दिया था, उस लाइन में आ जाते हैं। M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई एज ऑल इट्स कंपोनेंट आर इजीली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। M1 जो होता है वो मोस्ट लिक्विड होता है। मोस्ट लिक्विड का मतलब है जिसे हम आसानी से किसी भी ट्रांजैक्शंस में यूज कर सकते हैं। अब जैसे फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट इज नॉट अ लिक्विड मनी, बिकॉज फिक्स डिपॉजिट को हम कोई सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दुकान में चावल खरीदने जाओगे और फिक्स डिपॉजिट देकर आओगे, दुकान वाला तुम्हें पीटेगा। ठीक है, तो हम फिक्स डिपॉजिट को नॉर्मली कोई ट्रांजैक्शन में यूज नहीं कर सकते। जब फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगा, उससे पैसा हमें मिल जाएगा, फिर उस पैसे से हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है वो पैसा जिससे तुम आराम से फ्रीली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो M1 के अंदर वही सारे डिपॉजिट्स लिए गए हैं जिससे हम लोग आराम से और इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस वजह से इसे बोला जाता है मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, चलते हैं आगे। नीचे दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट और था। एक जो कॉन्सेप्ट है वो हाई पावर्ड मनी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, M1 मेजर और हाई पावर्ड मनी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। देखते हैं फटाफट से। हाई पावर्ड मनी इज अ मनी प्रोड्यूस्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाई पावर्ड मनी। ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। हाई पावर्ड मनी इज अ मनी प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड द गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और दूसरा है कैश रिजर्व्स विद द बैंक। देखो एक नया कंपोनेंट आ गया, कैश रिजर्व विद बैंक। ये कंपोनेंट तो कॉमन था, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। यहां पर भी फर्स्ट पॉइंट में था करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, मतलब पहला पॉइंट दोनों में कॉमन है। तीसरा पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, क्योंकि अदर बचा खुचा पैसा जो कि बहुत छोटा अमाउंट होता है, तो तीसरा पॉइंट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेन आता है पॉइंट नंबर 2। M1 के अंदर पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, और वहीं पे हाई पावर्ड मनी के अंदर में लिखा गया है कैश रिजर्व्स विद RBI, कैश रिजर्व्स विद द बैंक, सॉरी। तो दोनों के बीच में एक पॉइंट का डिफरेंस है। जो हमारा M1 मेजर होता है उसके अंदर हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, उसके अंदर हम लोग डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक को कंसिडर करते हैं। वहीं पर हम हाई पावर्ड मनी के अंदर में कैश रिजर्व्स विद द बैंक को कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें दो कंपोनेंट के बारे में लिख कर आना है, कैश हेल्ड बाय द पब्लिक और दूसरा कैश रिजर्व्स विद द बैंक। अब ये कैश रिजर्व्स विद द बैंक होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, कैश रिजर्व्स विद द बैंक का मतलब क्या है।
हम जब भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस पैसे का क्या करेगा? क्या अपने पास रखा रहेगा और हमें फ्री का इंटरेस्ट देगा? क्या ऐसा बिजनेस करेगा बैंक? बैंक क्या करता है, जनरली उस पैसे को किसी और इंसान को लोन दे देता है। लेकिन अगर वो सारा पैसा लोन दे दे और मैं अचानक से बैंक मेरा पैसा रिटर्न मांगने चला जाऊं, तो तुम्हें नहीं लगता मैं बैंक मैनेजर को पीट के आऊंगा क्योंकि वो मुझे मेरा पैसा नहीं दे पाएगा? या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम बैंक गए और बैंक वाला बोला नहीं आज पैसा नहीं है, मैं तो लोन दे दिया, चलो जब वो लोन रिटर्न करेगा उस दिन आना लेना? ऐसा बैंक के केस में नहीं होता। तुम जब भी बैंक जाओ तुम्हें तुम्हारा पैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो उसको इंश्योर करने के लिए, कस्टमर को इजीली मनी को प्रोवाइड करने के लिए बैंक हमेशा अपने पास एक रिजर्व बनाकर रखता है कैश का। उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व, कैश रिजर्व विद द बैंक। अब कैश कैसे रिजर्व बनाता है? जैसे मैं मान लो 100 रुपए डिपॉजिट किया बैंक के अंदर में, तो बैंक उस 100 रुपए में से एक छोटा सा हिस्सा, मान लो 10 रुपए अपने पास रख लेगा और 90 रुपए किसी और को लोन दे देगा। तो ये जो छोटा छोटा हिस्सा अपने पास रख रहा है, ये बहुत सारे लोगों का छोटा छोटा पैसा मिलकर एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा, जो कि कैश रिजर्व विद द बैंक कहलाएगा। क्लियर है बात? तो जब भी कोई पैसा रिटर्न मांगने आएगा, उस रिजर्व में से पैसा निकालकर बैंक आराम से कस्टमर को दे देगा। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम लोग चल सकते हैं आगे। ठीक है, हाई पावर्ड मनी को पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना। जनरली बॉक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है वो बच्चे स्किप कर देते हैं, लेकिन हाई पावर्ड को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 2, M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 बहुत इंपॉर्टेंट था, सारा कंपोनेंट समझ लिया हम M1 के अंदर। अब M2 में क्या होगा देखो, M2 के अंदर क्या बोलता है, इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M2 एज कंपेयर टू M1। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एज कंपेयर टू M1। इन एडिशन टू M1 इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। क्या बोलता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया यहां पर, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। मतलब M1 का जो 3 कंपोनेंट है वो तो इंक्लूडेड है ऑलरेडी, एक चौथा कंपोनेंट भी इंक्लूडेड है जो कि है सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब ये क्या होता है, मैं तुम्हें पहले बताया था 2 प्रकार का बैंक होता है, एक कमर्शियल बैंक होता है, दूसरा सेविंग बैंक होता है। अभी फिलहाल में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक ऐसा बैंक है जो सिर्फ और सिर्फ सेविंग बैंक है, वो कमर्शियल बैंक नहीं कहलाता। तो जब हम लोग M1 मेजर कर रहे थे, वहां पर हम लिए थे क्या, रिजर्व्स विथ रिजर्व्स नहीं था, M1 के अंदर कमर्शियल बैंक था, डिमांड डिपॉजिट सब कमर्शियल बैंक लिए थे, तो सेविंग बैंक बच गया था। तो अब M2 के अंदर हम लोग सेविंग बैंक को भी ले लेंगे। सेविंग बैंक के अंदर जितना भी सेविंग डिपॉजिट है वो सारा हम लोग इंक्लूड कर लेंगे M2 के अंदर में। ठीक है, तो M2 बहुत ज्यादा इजी है M1 के कंपैरिजन में। चलते हैं M3 में। M3 में कौन आता है, द कॉन्सेप्ट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू M1 इन एडिशन टू M1। देखो क्या लिखा है, शुरू कहां से हुआ, होना चाहिए था M2 से शुरू, क्योंकि M1 खत्म जहां से हुआ था M2 वहीं शुरू हुआ, M1 प्लस एक और कंपोनेंट आया। अब M3 कहां से शुरू होना चाहिए, M2 से शुरू होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, M3 कहां से शुरू होता है, M1 से ही शुरू होता है। M3 अगेन स्टार्ट्स विद M1। तो M1 का तीनों कंपोनेंट प्लस एक और नया कंपोनेंट, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। टाइम डिपॉजिट का मतलब फिक्स डिपॉजिट। हम पहले जो लिए थे वो कौन सा डिपॉजिट था, वो डिमांड डिपॉजिट था। अब कौन इंक्लूड होगा, अब टाइम डिपॉजिट इंक्लूड हो जाएगा M3 के अंदर में। अब इसके बाद आएगा M4। M4 में कौन आएगा, M4 शुरू कहां से होगा, M4 शुरू होगा M3 से। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, M1 में 3 कंपोनेंट, M2 में ये वाला तीनों प्लस एक कंपोनेंट। M3 में होना चाहिए था यहां से शुरू, लेकिन अगेन होता कहां से शुरू है, यहीं से। तो यहां का 3 कंपोनेंट प्लस एक और कंपोनेंट। और M4 में क्या होता है, M4 में यहां का 4 कंपोनेंट प्लस एक कंपोनेंट और आ जाएगा, मतलब M4 के अंदर में टोटल 5 कंपोनेंट होगा। एक आखिरी और नया कंपोनेंट क्या है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। बाकी जितना भी डिपॉजिट बच गया, पहले कौन सा डिपॉजिट लिए थे हम लोग, पहले हम लोग सेविंग डिपॉजिट लिए थे। पोस्ट ऑफिस में और भी बहुत प्रकार का डिपॉजिट्स होता है, तो और जितना प्रकार का डिपॉजिट होगा वो सभी को हम लोग ले लेंगे टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में, जिसे हम बोलेंगे M4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। एक बार क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन मनी सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, और क्वेश्चन था 6 मार्क का। ठीक है, ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं आया था, ये प्री बोर्ड के पेपर में था कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। बच्चे लोगों को आता था आंसर, लेकिन वो प्रिपेयर किए थे 2 मार्क का क्वेश्चन के लिए, आ गया 6 मार्क का क्वेश्चन, क्या लिख कर आओगे। देखो
जब भी ऐसा कभी सिचुएशन हो कि तुम्हें 2 मार्क का क्वेश्चन के बदले में 6 मार्क के दे दिया जाए, तो तुम ये मत सोचना कि हाँ फ्री का मार्क्स मिल रहा है। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता एग्जाम में, ठीक है। उसके बदले में तुम्हें लिख कर आना पड़ेगा। तो तुम क्या एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करेगा तुमसे? मान लो मैं अगर एक पेपर चेकिंग करने बैठा हूं, 6 मार्क का क्वेश्चन है, मैं तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि तुम पूरा डिटेल में M1 M2 M3 M4 को एक्सप्लेन करोगे अच्छे तरीके से। उसका 4 मार्क्स हो गया। कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने का 1 मार्क हो गया। और डेफिनेशन, मनी सप्लाई का जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे यहां पर स्टार्टिंग में, यहां पर ये देखो मनी सप्लाई का जो डेफिनेशन पढ़े थे, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, मनी हेल्ड बाय पब्लिक होता है। सिर्फ पब्लिक में कौन आता है, गवर्नमेंट, और हम लोग इसको बैंकिंग सिस्टम को क्यों इंक्लूड नहीं करते, ये सब चीज लिखने का 1-1.5 मार्क मिल जाएगा तुम्हें। तो टोटल 6 मार्क इस तरीके से तुम्हें मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, फ्री में एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 मार्क भी फ्री का नहीं मिलेगा। जो भी जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, जस्टिस करना, जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उतना पेपर में जरूर लिख कर आना, ताकि सामने वाला चाहकर भी तुम्हारा मार्क्स ना काट सके, ठीक है। तुम्हें आता है, मुझे पता है, लेकिन तुम लिखते नहीं, तुम्हें लगता है लिख तो दिया 4 पॉइंट, 4 मार्क का क्वेश्चन था, 4 पॉइंट लिख दिया। बुक में दिया था 6 पॉइंट, तुम्हें आता भी था 6 पॉइंट, तुम लिख कर कितना है, 4 मार्क का क्वेश्चन था, 4 पॉइंट लिख कर आए। क्यों भाई, 2 पॉइंट और लिख दो। सामने वाला को अगर लगेगा कि 1 मार्क काटूं, तब भी वो नहीं काटेगा। 6 पॉइंट है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, आराम से मार्क्स देगा। तो हमेशा एक्स्ट्रा लिख कर आना, और अननेसेसरी कुछ भी कहानी मत लिख देना। रेलेवेंट चीज अच्छे से आता है तभी एक्स्ट्रा लिखना, वरना एक्स्ट्रा मत लिखना, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। क्या क्या है इंपॉर्टेंट है, 3-4 पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। द 4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई रिप्रेजेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। M1 इज द मोस्ट लिक्विड, M4 इज द लिस्ट लिक्विड। याद रखना, M1 सबसे ज्यादा लिक्विड होता है और M4 सबसे कम लिक्विड होता है। M3 is widely used as the measure, मतलब सबसे फेमस कौन है, M3 है। M3 is widely used as a measure of money supply and it is also known as aggregate monetary resources of the society। M3 का एक और नाम, What do you mean by aggregate monetary resources of the society? हम इसका मतलब है M3, explain M3 in detail, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद आता है M1 and M2 are generally known as narrow money। narrow money में आ जाएगा M1 and M2, और M3 M4 कौन आ जाएगा, ब्रॉड मनी के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, चलते हैं आगे। फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई। अब देखो 4 फंक्शन होता है मनी सप्लाई का, क्या क्या, प्राइमरी फंक्शन 2 है, सेकेंडरी फंक्शन 2 है। अक्सर एग्जाम में तुम उल्टा लिख कर आते हो, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को प्राइमरी के अंदर में लिख के आते हो। एक बार पेपर में पूछा गया था, एक्सप्लेन 2 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी सप्लाई, मनी, ठीक है, एक्सप्लेन 2 प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो तुम्हें क्या लिख कर आना था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। लेकिन बच्चों को लगा 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट पूछा है, तो चारों में से कोई भी 2 लिख दो। कुछ तो ये लिख दिए, ये लिख दिए, कुछ भी 2 पॉइंट लिख दिए। तो वो पूछा क्या था, स्पेसिफिकली 2 प्राइमरी फंक्शन पूछा था। तो हमेशा याद रखना, प्राइमरी के अंदर कौन कौन आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। और सेकेंडरी के अंदर कौन कौन आता है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। टोटल 4 फंक्शन है, 2 प्राइमरी के अंदर, 2 सेकेंडरी के अंदर। इंपॉर्टेंट ये है, प्राइमरी के अंदर कौन सा 2 आता है याद रखना है, सेकेंडरी के अंदर कौन सा 2 आता है वो भी याद रखना है। चलते हैं आगे, इवोल्यूशन ऑफ मनी। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्स पर्पज से बात करूं, इवोल्यूशन ऑफ मनी इज इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी फटाफट से सुन लेते हैं। सबसे पहले होता था कॉमोडिटी मनी, जिसको हम लोग बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। एक कॉमोडिटी के बदले में दूसरा कॉमोडिटी लेन देन करते थे। उसके बाद आया मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी मतलब हम कुछ मेटल्स को मनी के जैसा यूज करते थे, जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इस प्रकार के मेटल्स को हम लोग एक्सचेंज में लेना देना करते थे, जिसके बदले में हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाता था। फिर इसके बाद आया पेपर करेंसी, जो कि हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम करेंसी नोट बोलते हैं। उसके बाद अब आया क्रेडिट मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी भी आ गया है। फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी भी मार्केट में आ गया है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो इवोल्यूशन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था बार्टर सिस्टम से, फिर मेटेलिक मनी में आया, जिसके अंदर गोल्ड और मेटल कॉइन्स आ जाता है, दोनों ही मेटेलिक मनी है। उसके बाद आ गया पेपर नोट, उसके बाद प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया, और लास्ट में क्रिप्टो करेंसी भी मार्केट में आ चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, डिमांड फॉर मनी, और हमारा आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, डिमांड फॉर मनी। हमें मनी क्यों चाहिए? जनरली 3 प्रकार, एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाई डू यू नीड मनी। बच्चे लिख रहे हैं सर हम चॉकलेट खाएंगे, केक खाएंगे, पार्टी करेंगे, दोस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा ऐसा करके 8-10 पॉइंट लिख रहे हैं। सोच कर देखो कितना गंभीर सिचुएशन है। 12th क्लास के सीबीएसई के बच्चे, हाँ ये सब वो बच्चे करते हैं जो कि मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे हैं, तुम समझ जाओ। तो
तुम अगर कर रहे हो ये काम तो गलत है। तो व्हाई डू यू नीड मनी का मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हें पूछा जा रहा है कि डिमांड फॉर मनी, तुम्हें ये 3 पॉइंट लिख कर आना है। तुम ये मत लिख कर आओ कि तुम्हें पैसा क्यों चाहिए, आज घर जाकर चॉकलेट खरीदूंगा, घूमने जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये सब नहीं लिख कर आना एग्जाम में। एग्जाम में डिमांड फॉर मनी घुमा फिरा कर पूछता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा पूछा जाए तो ये 3 पॉइंट लिखना है, क्या क्या? ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने बेचने के लिए, मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें चाहिए पैसा। हाउस होल्ड को अपना सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए, बिजनेसमैन उनको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। तो ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर 2 चीज आ जाता है, हाउस होल्ड एंड बिजनेस। हाउस होल्ड वाले डेली डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए करेंगे, बिजनेसमैन अपना बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो ये दोनों पॉइंट लिख कर आना है ट्रांजैक्शन मनी के अंदर। प्रिकॉशनरी मनी आ जाता है, जैसे कि हम कुछ प्रिकॉशन लेकर रखते हैं कि कुछ अगर अनसर्टेनिटी हो जाए तो उस वजह से हमें पैसे का इस्तेमाल जरूरत पड़ता है, तो हम कुछ पैसा को अलग इसलिए रखते हैं कि ताकि अगर कोई अनसर्टेनिटी या कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन पे हम पैसे को इस्तेमाल कर सके। और तीसरा और आखिरी मोटिव होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, मतलब पैसे से और पैसा कमाना, मतलब पैसे को इन्वेस्ट करके और ज्यादा पैसा कमाना, इसे हम लोग बोलते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। तो तीनों पॉइंट को एग्जाम में अच्छे तरीके से लिखकर आना है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां पर हमारा मनी वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बैंकिंग चैप्टर, जो कि हम अगले क्लास में करेंगे। और आज के लिए ये चैप्टर यहीं पर समाप्त। चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।